नमस्ते मित्रों। जैसे कि मैंने कल बताया था, वैसे हम लोग आज ब्लेंडर स्टार्ट करेंगे। जो भी है वो ख़ास के बराबर है। ये है कि अगर कोई कैरेक्टर बनाते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने अपने जो कंसेप्ट है उस पर कैसे स्टडी रखते हुए, यानी उस पर ध्यान रखते हुए भी हम अपने कैरेक्टर को उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करें 3D में। तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कोई भी डिज़ाइन कुछ करते हैं तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि ये मेरे रेफरेंस के लायक है, यानी ये मैं 3D के रेफरेंस के बराबर इसे यूज़ कर सकता हूँ। यानी 3D रेफरेंस के हिसाब से मतलब ऐसा कि मैं उसको 3D सॉफ्टवेयर में एक प्लेन या एक इमेज के तौर पर उधर लेकर जाऊँ और उसके आगे मैं ट्रेस करके बनाऊँ, वैसा नहीं। रेफरेंस मीन्स वो 3D में बनाने लायक है या नहीं, प्लस वो रेफरेंस मीन्स कि वो 3D में बनाते वक्त मैं उसकी डिटेल को स्टडी करके 3D में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या नहीं, यानी वो कंसेप्ट। इसीलिए हम किसी भी स्केच आर्ट जो 3D में यूज़ होगा रेफ़र करने के लिए, उसको हम कंसेप्ट आर्ट भी बोलते हैं। कंसेप्ट आर्ट की कई मतलब है, लेकिन एक मतलब जो मैं अभी बता रहा हूँ वो ये है कि कंसेप्ट आर्ट का मतलब ये है कि जो 3D आर्ट या जो 3D का काम आप करने वाले उस पर जो रेफरेंस इमेजेस हैं या रेफरेंस ड्राइंग्स, स्केचेस, डिजिटल पेंट, जो कुछ भी है वो एक कंसेप्ट, एक रिदम, एक एम्बियंस में बनाया है। तो उस एक एम्बियंस के कंसिस्टेंसी में वो 2D से 3D इफेक्ट में दिखना चाहिए। तो दैट इज़ कंसेप्ट आर्ट एज इन अ सिंपल वर्ड्स। तो वो चीज़ें हम इधर बनाते वक्त ध्यान देंगे। हो सकता है कि इमेज में से कुछ चीज़ें हम एग्जैक्टली वैसी ना बनाएं, मे बी डिपेंड करता है। हालांकि हमने जो कुछ भी ट्राई किया वो सब कुछ 3D में बनने लायक ही बनाया है, यानी ये दिखने से गेम कैरेक्टर भी लगता है और बनाने से मूवी कैरेक्टर भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लेंडर में जाते हैं। ब्लेंडर में हमको आगे क्या क्या पहले ध्यान देना है वो सीखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्लेंडर में ऐसा है कि ये मैं ब्लेंडर 3.0 यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसमें स्कल्पटिंग भी करूँगा और कई सारे और दूसरे टाइप की कैटेगरीज़ है इसमें 3D का काम करने के लिए। जैसे जनरल यानी हर तरह की कैटेगरी का काम हम 3D का इसमें कर सकते हैं। 2D एनिमेशन का काम कर सकते हैं जो 3D के एनवायरनमेंट में किया जा सकता है। और स्कल्पटिंग ऑब्वियसली, जैसे डिजिटल स्कल्पटिंग यानी एक ऐसी चीज़ होगी कि आपने जो मिट्टी से जो आप मूर्तियाँ बनाते हैं उसको डिजिटली बनाओ, यानी मिट्टी भी डिजिटल और आपको काम भी डिजिटली करना है, आपके टूल्स भी डिजिटल हो गए, आउटपुट भी डिजिटल होगा। इसीलिए डिजिटल स्कल्पटिंग यानी आप उसमें इमेजिनरी सरफेस पर इमेजिनरी मिट्टी से, इमेजिनरी टूल से आप उसका एक पूरा वर्चुअल स्कल्पटिंग करेंगे, जिससे वो मूर्ति के जैसा या कैरेक्टर या स्ट्रक्चर बनेगा और उसको हम आगे 3D सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ VFX, विजुअल इफेक्ट्स वगैरह भी इसमें किया जा सकता है काम। वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, यानी आपने कोई एनिमेशन सीक्वेंस बनाया जिसको आपको यहीं एडिट करके फिर बाहर लेके जाना है दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो वो काम भी यहाँ कर सकते हैं, या फिर यहीं से फाइनल आउटपुट भी निकाला जा सकता है। तो मैं अभी फ़िलहाल जनरल से स्कल्पटिंग के सेक्शन में काम करूँगा, तो मैं जनरल ही रखता हूँ। तो ये मेरा इंटरफेस है। तो ये जब इंटरफेस जब है तो इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि मैं माउस से पैन वगैरह कर सकता हूँ, मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ मेरा आउटलाइनर है। आउटलाइनर यानी कि वो पैनल जिसमें मैं मेरे सीन में, इस सीन में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ लिस्ट में दिखेगी। इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये लाइट है, क्यूब है, कैमरा है, वही चीज़ यहाँ से करूँगा तो वहाँ हाईलाइट होगी वगैरह वगैरह। ये आगे धीरे धीरे हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो इंटरफेस के बारे में बता रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि मुझे जिस तरह का काम करना है, या फिर मैं एज एन आर्टिस्ट मेरा एक अलग तरीका होगा, आप एज एन आर्टिस्ट आपका भी एक अलग तरीका होगा, मुझे भी इसी तरीके से काम करने को जमता है। तो वो सिस्टम हम लोग ब्लेंडर में काम शुरू करने के पहले ये करेंगे। तो जैसे फ़िल्टर में यहाँ आता हूँ, आउटलाइनर के इस फिल्टर में आता हूँ, वहाँ से मैं मेरे पास ऑन क्या क्या है, ये एक्सक्लूड फ्रॉम व्यू लेयर ऑन है, मुझे ये भी ऑन मिला, हाइड इन व्यू पोर्ट। उसके बाद ये डिसेबल इन रेंडर, ये भी ऑन मिला। अब मुझे ऑन करना है डिसेबल इन व्यू पोर्ट। ये कभी भी 4 चीज़ें मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। ये चारों चीज़ें कलेक्शंस के लेवल पे दिखेगी और बाकी की 3 चीज़ें ये ऑब्जेक्ट्स के लेवल पे दिखेगी। इससे क्या होगा कि जब चाहे तब मैं इनको व्यू में और रेंडर में हाइड अनहाइड करके ऑपरेट कर सकता हूँ। और प्लस कि मैं आइसोलेशन लिस्ट में भी देख सकता हूँ कि मेरे पास अभी ऑन क्या क्या चीज़ें जो रेंडर में दिख रही है लेकिन व्यू पोर्ट में नहीं है, या फिर व्यू पोर्ट में है और रेंडर में नहीं दिख रही है, तो वो सब चीज़ें भी होगी। इन शॉर्ट आपका एक ऐसा पैनल जो ऑर्गेनाइज करने के लिए रखा है, आपके सीन के सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रह सकती हैं यहाँ पर। यहाँ लेफ्ट साइड में मेरे पास ये टूल बॉक्स है, टूल पैनल है, जहाँ से मैं बाकी के टूल्स का काम कर सकता हूँ। लेकिन ये तब होगा जब हम माउस से काम कर रहे हैं या फिर मैन्युअली कोई टूल्स को यहाँ से ऑपरेट करना है तो हम कर सकते हैं। ऊपर भी कई पैनल्स है। मैंने अभी ब्लेंडर किट इंस्टॉल कर रखा है जिसकी मैं इंटीरियर या प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में कुछ हद तक यूज़ करता हूँ। बहुत हेल्पफुल टूल है, एड ऑन है, फ्री है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। नीचे के ये जो पैनल है, ये व्यू पोर्ट पैनल, इसको हम एक्सपैंड और कोलैप्स कर सकते हैं या श्रिंक कर सकते हैं। तो मुझे इसमें
अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ड्रैग डाउन करके छोड़ सकता हूँ। इस पैनल में मैं बाकी के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड और सीन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मॉडिफायर्स भी है जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये जो पैनल है खास, ये व्यू पोर्ट का एक हेडर पैनल है जिसपे ये बाकी के ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें से अभी मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट मोड में हूँ। यानी ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक कहते हैं ना, एक वस्तु है जिसको उठा के मैं यहाँ या रोटेट करके घुमा के या फिर स्केल करके रख सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर कुछ मुझे काम करना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी इसके वर्टेक्स को मल्टीपल करना है, बेवल करना है, रिमूव करना है, ऐड करना है, सेगमेंट्स ऐड करने हैं, यानी उसके जो एजेस होते हैं वो ऐड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एडिट मोड में जाके कर सकता हूँ। और इसका शॉर्टकट है टैब। तो टैप करेंगे तो एडिट मोड में आ गए, टैप करेंगे तो ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। अभी शिफ्ट टैप करते हैं तो कुछ होता नहीं है, लेकिन कंट्रोल टैप करते हैं तो मुझे एक ये फ्लोटर रिंग मिलती है जिसमें से मैं ऑब्जेक्ट मोड, स्कल्प्ट मोड और एडिट मोड में जंप कर सकता हूँ, जिसकी अभी हमको ज़रूरत है। तो जैसे स्कल्प्ट मोड में जाता हूँ तो मेरे पास ये सिस्टम है। इसमें अभी ये स्कल्प्ट मोड होने लायक है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बॉक्स, ये जो क्यूब है वो सिर्फ स्ट्रक्चरली लो पॉली है, उसको हाई पॉली बनाना पड़ेगा। तो हम लोग वापस से कंट्रोल टैप करके ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, इनको एडिट मोड में जाते हैं और फिर राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर देते हैं। और फिर यहाँ ड्रॉप डाउन जो अपीयर होता है उसमें से ये सब डिवीजन बढ़ा देते हैं। ओके, ठीक है, इतना काफ़ी है। उसके बाद आगे देखेंगे। तो स्नैप ऑफ करते हैं। अब फिर से स्कल्प्ट मोड में आते हैं। मैं वैकॉम 1 यूज़ कर रहा हूँ मिनी, तो ये ऐसे मैं स्कल्प्ट कर सकता हूँ पेन टूल से, पेन प्रेशर से। और मुझे इसको घुमाना है तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन है। तो इसको प्रेस करके मैं अगर पैड पे घुमाता हूँ तो ये ऑर्बिट रोटेशन होता है, और ये ऐसे मैं स्कल्प्ट कर सकता हूँ घुमा के। और जब मैं 1 मिनट ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, ये ओरिजिन पे करते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट मोड से स्कल्प्ट मोड में आते हैं और उसी बटन से, ये जो सेकंड अपर बटन है उसी से और शिफ्ट होल्ड करके मैं पैन कर सकता हूँ। तो मैं अभी ये रोटेट कर रहा हूँ, ये स्कल्प्ट कर रहा हूँ। मुझे शिफ्ट होल्ड करके मुझे स्मूथ करना है, मैं स्मूथ कर सकता हूँ। ये स्मूथ ऑप्शन है। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे टूल है, मैं इनको नाम जानना चाहता हूँ तो मैं ऐसे एक्सपेंड करूँगा तो ये मेरे सारे नाम मिल जाएंगे। यानी हमें नाम भी देखने को मिलेगा कि मैं क्या टूल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आइकन से याद नहीं रहता नाम आपको तो ये ज़्यादा ईजी सिस्टम है। आपको यहाँ से इसको, ये जो ऐसे है, स्क्रॉल करके आप सारे टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ ड्रॉ टूल ले रहा हूँ और इसको मैं स्कल्प्ट कर रहा हूँ। तो ये ऐसे करके स्कल्प्ट किया जा सकता है। मुझे इसको और सब डिवाइड करना है तो मेरे पास ना ये रीमेश करके ऑप्शन है। ठीक है, मैं यहाँ से रीमेश कर सकता हूँ। तो ये रीमेश करूँगा, ये और सब डिवाइड हो जाएगा और फिर मैं ये स्कल्प्ट कर सकता हूँ। अभी इसका मैंने जो भी स्मूथनेस करना है मैं स्मूथ कर सकता हूँ। फिर से अब इसमें माइनस स्कल्प्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके मैं माइनस में स्कल्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है, टूल्स, दूसरे टूल्स लेने हैं तो टूल्स ले सकते हैं। जैसे मुझे अभी इसमें क्ले टूल लेना है तो ये क्ले टूल हो गया। ठीक है, क्ले, ये दूसरा मुझे इसमें फिल करना है तो ये फिल हो जाएगा। मुझे इसको फ्लैटन करना है, फ्लैटन हो जाएगा। और कंट्रोल दबा के करता हूँ तो फ्लैट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मुझे स्क्रैप करना है तो जो कुछ भी था वो स्क्रैप हो जाएगा। ये देखिए। ओके, सेम वे मुझे पिंच करना है, मैं पिंच कर सकता हूँ। मुझे मल्टीप्लेन स्क्रैप और ये पिंच, फिर ग्रैब करना, इलास्टिक, फिर स्नेक हुक जो ज़्यादा वियर्ड हो जाता है बट ऐसे हो सकता है, फिर थंब, स्मज जो करते वैसा, और नज। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे चीज़ें हैं। मुझे क्रीज बनाना है, मैं क्रीज बना सकता हूँ। मुझे इन्फ्लेट करना है, मैं इन्फ्लेट कर सकता हूँ। मुझे ब्लॉक करना है, मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। ये बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। तो हम लोग आगे बाकी सारा काम कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे, बट आई एम जस्ट शोइंग, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैं स्कल्प्टिंग में आगे टूल में मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये ऐसे कुछ हो रहा है। अगर देखें तो ये रेंडर में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और मटेरियल प्रीव्यू में ऐसा दिख रहा है, वायर फ्रेम में ऐसा दिखेगा। सॉलिड व्यू में जाते हैं और अल्ट जेड कर देते हैं। ठीक है, मैं ज़रा शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये आपको ग्लिम दे रहा हूँ कि जब मैं कैरेक्टर पर इन टूल्स का यूज़ करूँगा तो एक्चुअली कैसे काम होने वाला है। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल वाला, पहले हम ये वीडियो में वो सब चीज़ें देखेंगे, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जैसे मुझे अभी एक्सप्लोर करना ही है, मैं इसको माइनस करता हूँ और ये ऐसे आ रहा है। मुझे इसको और प्लस करना है, चलो इसको छोटा करते हैं और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। तो जैसे जैसे हमको एक इफेक्ट चाहिए हम वैसा एक्वायर कर सकते हैं। तो जैसे एक टाइप का रॉक हो गया। उसके बाद मुझे थोड़ा सा नज करना है तो मैं नज कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट ये कर सकता हूँ। और मुझे इसमें स्क्रैप करना है तो मैं स्क्रैप कर सकता हूँ। मुझे फिल करना है या वगैरह तो ये से फिल कर दिया। थोड़ा बहुत थोड़ा पिंच करना है हर जगह से तो पिंच कर दिया कहीं कहीं से। ये मैं शिफ्ट आर करके मैं जितने डिवीजन्स बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं ऐसे दूर जाऊँगा तो ये ग्रिड जो छोटा हो रहा है वो सब डिवीज़न बढ़ाने की वैल्यू है और ये सब डिवीजन्स कम करने की वैल्यू है। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ और क्लिक करता हूँ। ओके, और ये हो गया। अभी देखेंगे। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ से हो गई। ठीक है, तो जो शिफ्ट आर करता हूँ तो ये सब डिवीजन बढ़ा है। ओके, और कंट्रोल आर से वो सब डिवीजन एक्सेप्ट होगा, उस पर अप्लाई होगा। तो जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो देखिए स्मूथनेस देखिए इसका। अब हम थोड़ा क्ले स्ट्रिप से खेलते हैं। ओके, अब मज़ा आएगा, अब रॉक जैसा लगेगा। वैसे भी हम लोग जो कैरेक्टर पर काम करेंगे तो ये वो भी एक्चुअली रॉक जैसा ही, रॉक यानी पत्थर जैसे मजबूत दिखता है। तो उसके लिए तो ऐसे टूल ही सही होंगे।
ये देखिए कंट्रोल और ये जो फिर से वही अपर बटन क्लिक करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो कंट्रोल होल्ड करके और ये बटन होल्ड करके हम ड्रैग करते हैं तो जूम इन जूम आउट होता है। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। तो हमने ये कर दिया। फिर से अभी शिफ्ट आर, कंट्रोल आर, तो सब डिवीजन भी बढ़ गया। अभी सब डिवीजन देखना है आपको कितने बढ़ गए। स्टैटिक्स देखिए अभी कितने वर्टेक्स 30,588। तो जैसे ही मैं इसको और सब डिवीजन बढ़ाता हूँ, कंट्रोल आर, 50,400 हो गए। यानी मैं जितना स्मूथ अच्छा करना चाहूँ, और ऑब्वियसली इतने सारे पॉलीगॉन्स यानी कि आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीसी जो भी है वो उसके कैपेसिटी को होल्ड कर सके, उस पर काम हो सके, वैसे ही लेवल का होना चाहिए, उतनी कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। तो ये जैसे हमने बताया कि देखिए, तो दिस वे स्कल्पटिंग होगी आगे कैरेक्टर पर, लेकिन ऑफकोर्स उसको सिर्फ पत्थर का नहीं बनाने वाले, लेकिन वो टूल को हम अभी एक्सप्लोर करें। उसके बाद जो इजी टूल है उनको लेकर हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, कैरेक्टर के साथ कैसा टूल का काम होगा, कैरेक्टर के साथ कितनी लेवल की डिटेल पर रखेंगे जिससे ज़्यादा मेहनत भी ना हो और आउटपुट कहाँ का कहीं और ना चला जाए, जहाँ जाना चाहिए वहाँ तक जाए। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये स्टार्ट ऐसे है। तो मैंने आपको अभी सिर्फ एक ऐसा इंट्रो दिया जिस पर हम ये देख रहे हैं कि हम कैरेक्टर के लिए क्या चुनाव कर रहे हैं, क्या सिलेक्शंस कर रहे हैं जिससे वो कैरेक्टर बनाने में, वो टूल्स की यूज़ करने में आसानी हो। तो उन टूल्स का सिलेक्शन कर रहे हैं या कहें कि एक्सप्लोर कर रहे हैं जिससे हम फटाफट काम कर सकें। ऑफकोर्स वो फटाफट वाला काम नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि अब नेक्स्ट टूल कौन सा, वो सोचने का समय बर्बाद नहीं होगा। तो ये एक चीज़ें हो गई, ये हमने देखा। अगर फिर भी फॉर जस्ट अभी शुरू किया है तो कुछ कर ही लेते हैं। तो जैसे मैं एक्स मोड ऑन करता हूँ और सब जगह से स्मूथ कर देता हूँ। वैसे इसको मैं पहले कम पॉली में, हाँ इतना काफ़ी है। हाँ अब ये हम लोग स्मूथ कर रहे हैं इसको। ओके ठीक है। अभी इसी तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, बट हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं मिरर करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल आर कर देता हूँ। देखो मिरर हो गया, स्मूथ हो गया। अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो क्ले टूल से ही काम करते हैं हम लोग, क्ले स्ट्रिप से। और पहले एक वॉल्यूम बना कर देखते हैं। ये जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ क्या कर सकते हैं हम लोग। डोंट वरी, ये वो कैरेक्टर नहीं है जो हम भीम के लिए से बना रहे हैं। हम ये कैरेक्टर को, हम टूल को एक्सप्लोर करते वक्त इस कैरेक्टर को देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो है। तो जैसे ऑब्वियसली हम इतना भी, ओके तो थोड़ा सा इलास्टिक टूल से कुछ खेल लेते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि भीमसेन एक्चुअल में अकेले ही उन्हीं के हाथों सारे कौरव मारे गए थे। जो सारे 100 भाई थे वो सब के सब उन्हीं के हाथों मारे गए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बहुत आगे के वीडियो में बताया कि भीमसेन है तो उनके आगे से, उनके सामने से कोई उनके पीछे तक नहीं जा सकता, उनके सामने से पार ही नहीं हो पाएगा, उनसे भिड़ के ही जाना है सबको। तो कोई भी बाकी के 4 भाइयों तक ढंग से तो पहुंच ही नहीं पाया। उनके होते हुए कोई बाकी के 4 भाइयों को छू नहीं पाया। ये वॉज अ ग्रेट, कहना स्ट्रॉन्ग होल्ड थे वॉर में, और अपने भाइयों के आगे खड़े रहते थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एक यूनिक बात है कि कहा जाए सबने लड़ी, लेकिन मारा सिर्फ इन्होंने सबको है, जो कहा जाता है। और देखा जाए तो अपियर भी वैसे ही होता है। ओके ये भी सही है। इसका सब्डिविजन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कंट्रोल आर, थोड़ा और अच्छे से आएगा।
कुछ कुछ हद तक अच्छा आइडिया बन रहा है। सो मेरा नन्हा भीम सेन आया है आप सबको डिस्टर्ब करना है। सो अभी थोड़ी देर में जाएगा। सो ये है, यानी हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। इफ़ यू कैन मेक दिस, इफ़ यू ऑल्सो कैन मेक दिस, तो प्रैक्टिस ये ऐसी कर सकते हैं। देखिए कुछ टाइप की प्रैक्टिस है जो आपको काम शुरू करने के पहले हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्केचिंग करते हैं तो एक आई या फिर फ्लावर, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसकी कर्व्स बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, और उसमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक स्केच के तौर पे फाइनल आउटपुट तक लेके जाए, यानी कि शेड्स वगैरह के तक छोटी सी चीज़ें। आप उसको प्रैक्टिस अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट पर काम करने के पहले आप किसी पेपर के टुकड़े पर भी छोटा सा भी उसकी प्रैक्टिस करते हैं विद दी सेम प्रोसेस विद हाई डिटेल। ट्राई टू पुट दैट हाई डिटेल इन दैट विच विल, जैसे कि उसको टाइम लगेगा आपको, एवरी टाइम आपको सिर्फ 10 या 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 5 मिनट, मुझे 1 मिनट लगता है, तो उसके हिसाब से उतनी सी चीज़ें। उसके बाद अगर आप अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो ऑलवेज आप कोई फोटो एडिट करेंगे या तो फिर मास्किंग का एक टूल रहेगा, तो हर बार आप मास्क करेंगे उसको छोड़ देंगे। फोटोशॉप, क्रेटा, ये सब चीज़ों में आप ये सब कर सकते हैं। तो जैसे ही मुझे एक फोटो एडिटिंग का काम करना है, बहुत सारा बैनर है, तो ऐसा कुछ करना है, तो मैं या तो टेक्स्ट इफेक्ट का एक टूल प्रैक्टिस कर दूंगा, टेक्स्ट इफेक्ट बना दूंगा, छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा, आई वोंट सेव दैट, और फिर अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। या तो फिर मैं बस एक बेसिक वॉलपेपर बना दूंगा, उसके बाद फिर अपने प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। सेम वे अगर कोई ऑटोकैड कैड ड्राइंग वाला है, तो अगर उसको भी प्रैक्टिस चाहिए, मुझे कहते हैं ना कि स्टार्ट के पहले वार्म अप या बूस्ट अप करना है अपने माइंड स्ट्रीम्स को, तो आप सर्कल्स या वो रंगोली बनाए कैड में ज्योमेट्रिकली टूल्स को यूज करके, जिसमें आपको 1 से 5 मिनट लगे, यानी जिसमें आप टूल्स की, बेसिक टूल्स की या रूटीन हैंडी टूल्स की प्रैक्टिस कर सके, जिससे वार्म अप हो जाए, दिमाग दौड़ने लगे राइट वे, जैसे कि स्विच ऑन कर दिए। उसी तरीके से 3D के लिए कई सारे ऐसे मॉडल या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्कल्पटिंग में मैं हमेशा एक स्कल बनाता हूँ जो हर बार सेम नहीं होता, लेकिन मेरे सारे स्कल्पटिंग आइडियाज या स्कल्पटिंग मूव्स या टूल्स उन सब का ब्रशअप हो जाता है। स्कल बनाना एक पसंद नहीं, बट एक एनाटॉमिकली बहुत अच्छी स्टडी है। अगर आपने एक स्कल बना दिया, पूरी डिटेल नहीं, डजंट मैटर, लेकिन आपने स्कल या फेस या सिंपल सा आई बॉल, नोज का इतना नोज का पार्ट, लिप का पार्ट, या फिर अपने एक आध फिंगर सिर्फ बना के रख दी, तो दैट इज काइंड ऑफ एन एक ऐसा इंसेप्शन जैसा कंसेप्ट है कि वो आपका टोटम है जो आपको माइंड और रियलिटी के लेवल पर लेकर आता है कि मुझे क्या क्या याद है, मुझे क्या क्या आता है, कौन से काम पता है मुझे, मैं किस में एक्सपर्ट हूँ, और वो सारे टूल्स कौन से हैं जो मेरे दिमाग में भरे पड़े हैं लेकिन मुझे बाहर लाने हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस ऑब्जेक्ट्स या ऐसे टोटम्स को हम यूज करते हैं। तो मेरी साइड से, मेरी तरफ से अगर मैं देखूँ तो मुझे स्केचिंग में वो आईबॉल पूरा एक इतना एक आई बनाना, स्केच करना मुझे पसंद है, जिससे मैं पूरा स्केचिंग के सारे मूव्स मेरे दिमाग में एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग का कुछ काम होता है, फोटो एडिटिंग का काम होता है, तो मैं सिर्फ मास्किंग करता, यानी एक इमेज में से कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स पार्ट जो 10-5 मिनट का हो, उतना मैं मास्क करके निकाल के सेपरेट करता हूँ, या तो वॉलपेपर बना देता हूँ या तो फिर टेक्स्ट इफेक्ट बनाता हूँ और छोड़ देता हूँ। उसी तरीके से ये 3D में मैं अगर स्कल्पटिंग कर रहा हूँ तो मैं कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी एक बॉडी पार्ट बनाता हूँ, जैसे फिंगर हो गया, पूरा हेड हो गया, या स्कल हो गया, या तो फिर नोज, आईज, ईयर्स, लिप्स, ऐसी चीजें जो 5 मिनट में स्कल्प्ट हो जाए किसी भी एक बेसिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो करता हूँ। अगर मैं सिर्फ 3D मॉडल कर रहा हूँ, स्कल्पटिंग नहीं, सिर्फ 3D मॉडल बना रहा हूँ, तो ज्यादातर मैं टेबल या फिर चेयर या तो फिर पिलो, जिसमें कोई एक्स्ट्रा सिमुलेशन या कोई ऐसी चीज नहीं, बट सारे टूल्स को मैन्युअली यूज करने का ब्रशअप आइडिया क्रिएट हो, वो मैं करता हूँ। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जा सकता है। अब इतने दिनों से हम स्केच कर रहे थे, अब अचानक से नेक्स्ट डे मुझे अगर 3D में काम करना है, तो आर्टिस्ट पहले तो अपने आप को किसी जोन में लेके जाएगा जो पहले के आर्टिस्ट जो करते थे। ऑब्वियसली उनका भी एक अलग लेवल ऑफ वर्क था और हार्ड भी होता था उनके लिए, बट तब भी सोच सकते थे। तो कई लोग सोचते होंगे, कई लोग नहीं सोचते होंगे, तो मैं अभी सोचता हूँ। तो ये है कि पहले उस जोन से इस जोन स्विच करना, तो इन टोटम्स या फिर इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करना तुरंत अपने आप को दूसरे जोन में लाने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट 3D इंट्रो, जो पूरा 3D में नहीं है, यानी वी शेयर्ड मेनी थिंग्स, बट स्कल्पटिंग करनी पड़ेगी कैरेक्टर के लिए, और वो सब ब्लेंडर के अंदर है। तो स्कल्पटिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो पहले हमने ब्रशअप कर लिया। अब हम एक्चुअल नेक्स्ट फाइल में, नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे, तो उस पर काम करेंगे। कुछ चीजें मैं डायरेक्टली जंप कर दूंगा क्योंकि वो भी चीजें एक टाइम टेकिंग है, तो मुझे बोर भी नहीं करना, क्योंकि मुझे खुद को भी बोर नहीं होना। तो फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और आप लोग भी इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी, आपको लगा कि ये मैं सही जा रहा हूँ और आपने प्रैक्टिस की, आप भी सही जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो आप ये स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन का आपके नाम और आपके यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम हैंडल के साथ लिख के भेजेंगे। मैं उस पर आपको मेरे दोनों चैनल्स पर मैं अप्रिशिएट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स या कमेंट्स आपको शेयर करने हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें ये देखने के लिए, और शेयर उनसे भी शेयर करें, उनको भी सिखाएं। ये जरूर, मैं ये नहीं बोल रहा मैं सिखाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ मैं तो सिखा रहा हूँ। मुझसे सीख के अगर आप किसी और को सिखा सकते हैं तो वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप उसको भी करें। सो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाय।